Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Saif Ali Memon, and today my topic is about on malaria. So first of all, we'll talk about the introduction of the malaria. Malaria is a potentially life-threatening illness that is caused by Plasmodium protozoa. तो मलेरिया जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है जो कि बहुत अच्छी ट्रीटेबल भी है, बट अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाए तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सही है। तो मलेरिया होता कैसा है? मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ के ज़रिए होता है, जिस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, एंड इट इज़ कैरीड बाय फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की जो लाइफ साइकिल है, वो डिपेंड करती है टू ऑर्गेनिज्म पे। एक तो ह्यूमन होस्ट, और दूसरा जो है वो हमारे पास कौन सा होस्ट है इसका? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होस्ट। दूसरी बात अगर हम लोग करें एपिडेमियोलॉजी की, तो इसमें एपिडेमियोलॉजी जो है वो यूके के बारे में लिखी हुई है। यूके के अंदर जो ज़्यादातर मलेरिया होता है वो आफ्टर ट्रैवलिंग होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा वहाँ से अफ्रीका के इलाकों से ट्रैवल करके आया हो, या कोई दूसरा बंदा है जो एशिया के ममालिक से ट्रैवल कर आया हो, तो उसके अंदर मलेरिया का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो पहले से ही कीमोप्रोफाइलेक्सिस ले लेते हैं। कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब है कि अभी मलेरिया उनको डेवलप हुआ नहीं है, हो सकता है वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड में उसी वक्त वो उस टैबलेट लेके उसको सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि मलेरिया एंडेमिक है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए हम लोगों को मलेरिया आफ्टर जब हमें हो जाता है फिर हम उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। कीमोप्रोफाइलेक्सिस उन ममालिक के अंदर की जाती है जहाँ में मलेरिया इतना ज़्यादा एंडेमिक नहीं होता, पर उनको ख़तरा होता है कि मलेरिया हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट एंडेमिक एरिया से आया हुआ होता है। तो अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हम लोग आगे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ स्पीशीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया करवा सकती है ह्यूमन के अंदर। सबसे पहला प्लाज्मोडियम विवेक्स, जो कि हमारे पास एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है। पर अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है? तो वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है। तीसरे नंबर पर हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवेल आ जाती है, प्लाज्मोडियम मलेरिया आ जाती है, और प्लाज्मोडियम नोलेसिया आ जाती है, जो कि रेयर स्पीशी है। प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल जो हैं और प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम जो हैं, ये टर्शियरियन मलेरिया है, मतलब कि हर थर्ड डे पे ये फीवर प्रोड्यूस करवाते हैं। और इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है वो हर फोर्थ डे पे, तो इसको क्वार्टरन फीवर भी, क्वार्टरन मलेरिया भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जो कि हमारे पास जब आरबीसी के अंदर जब ये इंटर्ड होते हैं, तो आरबीसी के अंदर इंटर्ड होने के बाद ये जब रप्चर ऑफ द आरबीसी करवाते हैं तो वो कुछ टाइम पीरियड लेते हैं। तो उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ जो होते हैं वो 3 दिन लेते हैं, कुछ जो होते हैं वो 4 दिन लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है इनके ऊपर कि कौन सा वाला मलेरियल पैरासाइट है जो कि ये करवा रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम लोग बात करें, तो इंक्यूबेशन पीरियड हर मलेरियल स्पीशी का डिफरेंट है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम का जो है वो 12 to 14 डेज़ है मेन पीरियड। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो है वो है हमारे पास 2 वीक्स। प्लाज्मोडियम ओवेल का भी 2 वीक्स है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम विवेक्स के अंदर, कि प्लाज्मोडियम ओवेल और विवेक्स जो है वो कुछ अपने हिप्नोसाइट्स जो होते हैं, जो कि हम लोग अभी आगे चलेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे ये लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है। तो कुछ हिप्नोसाइट्स जो होते हैं वो लिवर के अंदर ही डॉर्मेंट स्टेज के अंदर वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जब मलेरिया का फुल ट्रीटमेंट ले भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो 6 महीने या 1 साल बाद वापस रिलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि हिप्नोसाइट्स जो होते हैं वो मलेरियल हिप्नोसाइट्स जो होते हैं वो कहाँ पे? लिवर के अंदर ही मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट नहीं करते। तो इसके लिए अलग से मेडिसिन आती हैं जिसके ज़रिए हम लोग ट्रीट करते हैं, वो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल हिप्नोसाइट्स अपने लिवर के अंदर रखते हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि वो अपने हिप्नोसाइट्स रखते हैं, बट इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग और इट इज़ अ वेरी डेंजरस स्पीशी ऑफ द मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो है वो अराउंड 18 डेज़ है। सही। पैथोफिजियोलॉजी और लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करें, तो लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम इज कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 2 होस्ट एंड 3 साइकिल। तो हम लोगों ने इसको 2 होस्ट और 3 साइकिल के अंदर डिवाइड किया है। जो 2 होस्ट है उसके अंदर पहला होस्ट जो है वो एनाफिलस मॉस्किटो है, और इसके अलावा ह्यूमन है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक लाइफ साइकिल जो है, 3 लाइफ साइकिल जैसे हमने पढ़ी, तो एक लाइफ साइकिल जो है वो मॉस्किटो के अंदर होती है, और 2 लाइफ साइकिल्स जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? ह्यूमन के अंदर होती हैं। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि वाई ओनली फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया, वाई मेल नॉट। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता चलूँ, वैसे दोनों के दोनों ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट
मोस्ट कॉमनली फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही ट्रांसमिट करती है। उसकी मेन वजह ये है कि फ़ीमेल एनाफिलस मॉस्किटो को ब्रीडिंग के लिए फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए ब्लड मील की ज़रूरत होती है। ब्लड मील की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि कुछ कुछ न्यूट्रिशंस ब्लड के अंदर ऐसे होते हैं जो उसकी फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अंदर होती है, मेल के अंदर नहीं होती। मेल को सिर्फ और सिर्फ ब्रीड करना होता है, अपने गैमेट्स को निकालना होता है, वो निकाल के फिर वो फीमेल के अंदर ही सारी फर्टिलाइजेशन होती है, जिस वजह से मेल जो होता है वो अपने जितनी भी न्यूट्रिशन होती है वो प्लांट नेक्टर पे डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम लोग बात करें तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की जो लाइफ साइकिल है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पोरोगोनी लाइफ साइकिल और सेक्सुअल लाइफ साइकिल विच अकर इन मॉस्किटो। तो आप एक मॉस्किटो है, उसने एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट किया। बाइट करने के बाद इन्फेक्टेड ह्यूमन में से उसके जो मीरोजोइड्स हैं वो निकले। मीरोजोइड्स निकलने के बाद वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के स्टमक में आए। स्टमक के अंदर आने के बाद अब वो दो गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, एक होता है माइक्रो गैमेट्स, एक होता है मैक्रो गैमेट्स। मैक्रो गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट है और माइक्रो गैमेट जो है मेल गैमेट है। ये जब दोनों फ्यूज़ होते हैं तो ये ओ कायनाइड बनाते हैं। तो ओ कायनाइड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ फ्लैजिला और कुछ ऐसी मोटिलिटी प्रोड्यूसिंग कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि उसको स्टमक से लेके सलाइवरी ग्लैंड तक लेकर आते हैं, और ओ कायनाइड जो है ओ सिस्ट के अंदर डेवलप होता है, और ओ सिस्ट जो है फिर रप्चर होकर स्पोरोजोइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये सारे के सारे स्पोरोजोइड्स फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के सलावे के अंदर आ जाते हैं। अब जब ये सारे के सारे स्पोरोजोइड्स जो मलेरिया फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर आ गया, अब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो किसी नए बंदे को जाके बाइट करेगी, तो अब यहाँ से दूसरी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी विच इज़ नोन एज एसेक्सुअल लाइफ साइकिल और exoerythrocytic life cycle, because it is divided into two phases, exoerythrocytic life cycle and erythrocytic life cycle। exoerythrocytic इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक जो हमारे पास मलेरियल पैरासाइट हैं वो अभी ब्लड के अंदर ही हैं, पर अभी वो आरबीसी के अंदर नहीं गए, और वो सबसे पहले जाएंगे लिवर के अंदर। तो हम लोग बात करते हैं स्पोरोजोइड्स ट्रांसमिट टू ह्यूमन, इन्फेक्ट हेपेटोसाइट के अंदर जाएंगे। हेपेटोसाइट के अंदर जाने के बाद ये सारे के सारे स्पोरोजोइड्स बहुत तेज़ी से रेप्लिकेशन करेंगे, एसेक्सुअल रेप्लिकेशन, और एसेक्सुअल रेप्लिकेशन करने के बाद ये क्या बना देंगे, शाइज़ोन्स बना देंगे। शाइज़ोन्स जो है वो फिर क्या होंगे, रप्चर होंगे, और जैसे ही शाइज़ोन्स रप्चर होंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, मीरोजोइड्स। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, जब ये रप्चर ऑफ द शाइज़ोन्स होता है तो उसमें जो मीरोजोइड्स निकलना शुरू हुए, उनमें से कुछ मीरोजोइड्स एज अ हिप्नोसाइट के फॉर्म में लिवर के अंदर एज अ डॉर्मेंट स्टेज के अंदर ही रह जाते हैं, जो कि फिर आगे चल के रिलैप्स करवाते हैं आफ्टर 6 months और 1 year इफ़ यू डोंट गेट द ट्रीटमेंट ऑफ दीज मीरोजोइड्स, हिप्नोसाइट्स। ओके, सो ये क्या है कि जब हमारे पास ये रिलीज ऑफ मीरोजोइड्स हुए तो अब ये सारे के सारे मीरोजोइड्स निकलने के बाद अब ये वापस ब्लड के अंदर आ गए, अभी भी ये आरबीसी के अंदर नहीं गए, इसलिए हम इसको क्या करें, एक्सोइरेथ्रोसाइटिक लाइफ साइकिल। अब ये जब लिवर से निकले हैं रप्चर होकर शाइज़ोन्स को, तो अब ये मीरोजोइड्स क्या करेंगे, अब ये आरबीसी के अंदर जाएंगे, और आरबीसी के अंदर जाने के बाद वापस एसेक्सुअल रेप्लिकेशन करवाएंगे और ट्रोफोजोइड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। अब ये ट्रोफोजोइड्स सारे के सारे मिल के क्या बनाएंगे, शाइज़ोन्स बनाएंगे, और जैसे ही शाइज़ोन्स पूरा बन जाएगा वो रप्चर होगा, और रप्चर होने के बाद रिलीज ऑफ मीरोजोइड्स वापस करेगा, और वही वापस पूरी लाइफ साइकिल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ फीवर का पैटर्न है वो यही है कि फीवर का पैटर्न इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि जैसे ही हमारे पास शाइज़ोन रप्चर होते हैं आरबीसी से, और आरबीसी जब रप्चर होता है तो उसके अंदर से जो प्लाज्मोडियम के जो स्पीशीज़ निकलती हैं, ये प्लाज्मोडियम के जो मीरोजोइड्स निकलते हैं वो इतने ज़्यादा हमारे पास पैरासाइट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जैसे ही वो पैरासाइट निकलते हैं तो हमारी बॉडी उसी वक्त इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है, और इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस जैसे ही होता है तो फिर बॉडी के अंदर फीवर डेवलप होता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले फीवर का मैंने आपको बताया। फीवर की वजूहत ये हो सकती हैं कि पहले तो आरबीसी जब रप्चर हुआ तो हमारे पास जैसे ही प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ जब हमारे पास वहाँ से निकली, तो प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ जैसे ही निकलती हैं तो प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ निकलने के बाद हमारे पास सारे के सारे जो प्लाज्मोडियम है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और इम्यून रिस्पांस जैसे ही एक्टिवेट होता है तो इम्यून रिस्पांस की वजह से साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे ही रिलीज़ होते हैं तो हमारे पास ये क्या करवाता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फीवर करवाता है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं फटीग और मेलिस। तो एज अ
कोई भी इलनेस हो बॉडी के अंदर, जब कोई भी इलनेस प्रोड्यूस होती है एक्यूट या क्रॉनिक, तो उसके अंदर फटीग और मेलेस होता है, और वो इसी वजह से होता है क्योंकि पेशेंट जो है वो, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं और अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स काम कर रहा होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें फटीग और मेलेस भी करवाती हैं। हेडेक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मलेरिया के अंदर। अब हेडेक की 2-3 वजूहत हो सकती है। पहले तो ये कि जब फीवर हो रहा है बंदे को तो वेजोडाइलेशन हो रही है, और जैसे ही फीवर की वजह से वेजोडाइलेशन होती है तो ब्लड जो ब्रेन के अंदर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाने लग जाता है, क्योंकि ब्लड की जो सेरेब्रल आर्टरीज हैं वो भी वेजोडाइलेट होती हैं, तो इसकी वजह से भी हेडेक होता है। दूसरी चीज़, हमारे पास बाज़ औक़ात प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग, वो जब सेरेब्रल मलेरिया करवाते हैं तो उसके अंदर भी हेडेक बहुत खतरनाक तरीके से होता है, तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम है मलेरिया का। एनोरेक्सिया एज अ chronic illness or acute illness, the patient came with a complaint of anorexia. GI symptoms क्यों हो रहे हैं? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, क्योंकि प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम जो है या प्लाज्मोडियम कोई सा भी प्लाज्मोडियम है, वो जब इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्टिवेट करता है तो अंदर हमारे पास क्या होता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है GIT की, इसको भी डैमेज करता है। इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी के अंदर हो रही है तो हर ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास GIT म्यूकोजल लाइनिंग आती है। GIT म्यूकोजल लाइनिंग जब आएगी तो जब वो इन्वॉल्व होगी तो GIT म्यूकोजल लाइनिंग क्या करेगी, हमारे पास डैमेज होगी, और उसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया होगा। माइलेजियस, आर्थ्रेलिजियस, वही बॉडी वीकनेस और बॉडी पेन, बॉडी एक्स वगैरह होंगे। कन्फ्यूजन क्यों होगी? कन्फ्यूजन एक तो पहली बात इन्फ्लेमेशन की वजह से, दूसरा अगर ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम हुआ, और प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया करवाता है तो उसके अंदर कन्फ्यूजन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड वी हैव टू सी इफ़ द पेशेंट इज़ गोइंग इनटू कन्फ्यूजन, सो इट मीन्स दैट द पेशेंट इज़ डेवलपिंग द सेरेब्रल मलेरिया। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, वही सारी की सारी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगी, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, और इसकी एक और वजह ये हो सकती है कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरल उसी दौरान इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। साइंस की अगर हम लोग बात करें तो पेलार, स्प्लीनोमेगेली और जॉन्डिस। पेलार क्यों हो रहा है? एनेमिक क्यों हो रहा है पेशेंट? एनेमिक इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब हमारे पास रप्चर ऑफ द आरबीसी हो रहे हैं तो उसमें से हेमोलाइसिस हो रही है। हेमोलाइसिस ऑफ द आरबीसी होगी तो आपको जाहिर सी बात पता है। अच्छा, और इसके अंदर मज़े की बात, दोनों हेमोलाइसिस हो रही होती है। पहली होती है इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस और दूसरी होती है एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस। इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस क्यों हो रही है? वो इसी वजह से हो रही है कि जब मलेरियल पैरासाइट आरबीसी के अंदर आए, उन्होंने तेज़ी से रेप्लिकेशन शुरू करी, शाइजॉन्स बने, शाइजॉन रप्चर हुए, फीवर डेवलप हुआ, और उसी वक्त हेमोलाइसिस भी हुई, तो पेलारनेस एनीमिया होना शुरू हो गया। दूसरा, ये जब आरबीसी जब रप्चर हुआ है तो आरबीसी की शेप चेंज हुई ना। आरबीसी जो था वो पहले नॉर्मल डिस्क शेप था, फिर उसके बाद जब ये रप्चर हुआ तो आरबीसी की शेप चेंज हुई। अब ये लिवर स्प्लीन के पास जाएगा, स्प्लीन देखेगा यार ये आरबीसी के अंदर कोई डिफेक्ट है, स्प्लीन क्या करेगा, उसको इनगल्फ कर लेगी, और स्प्लीन जब इनगल्फ करेगी तो वो क्या होगा कि एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस भी डेवलप हो जाएगी और इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस भी हो जाएगी, तो इसी वजह से एनीमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर। स्प्लीनोमेगेली क्यों हो रही है? वही वजह कि स्प्लीनोमेगेली इस वजह से हो रही है कि आरबीसी बहुत ज़्यादा इनगल्फ हो रहे हैं। स्प्लीन जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है द इम्यून रिस्पॉन्स इन द मलेरिया और इन एनी इन्फेक्शन। तो किसी भी इन्फेक्शन के अंदर स्प्लीनोमेगेली होती है, और मलेरिया के अंदर मोस्ट लाइकली स्प्लीनोमेगेली आपको मिलेगी दो वजह से। एक तो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने की वजह से, दूसरा ये कि मलेरिया जो है वो खुद आरबीसी को इस तरीके से तोड़ता है कि वो स्प्लीन के अंदर जाके इनगल्फ करना पड़ता है स्प्लीन को। जॉन्डिस एज द सेम हेमोलाइसिस की वजह से है। आपको पता है कि आरबीसी के अंदर हीम होता है और ग्लोबिन होता है। हीम जो है वो आगे एंड प्रोडक्ट जो बनाता है वो बिलवर्डिन, और फिर आगे चल के बिलुरिबिन। और जो बिलुरिबिन, लिवर कोशिश करता है कि वो सारा का सारा बिलुरिबिन को कॉन्जुगेट करे और वो एक्सक्रीट करे, बट लिवर की भी एक टेंडेंसी है कि वहाँ तक कर सकता है, उसके बाद अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। मैनिफेस्टेशन इन ऑफ सेरेब्रल सीवियर मलेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेरेब्रल मलेरिया। अच्छा, अब सीवियर मलेरिया ना सिर्फ एक प्लाज्मोडियम की स्पीशी करवाती है जो कि हमारे पास है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। वो सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है ब्रेन है। वाई सिर्फ ओनली प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम इज इन्वॉल्विंग द सेरेब्रल मलेरिया और इज इन्वॉल्विंग द ब्रेन? वाई अदर नॉट अदर स्पीशीज आर इन्वॉल्विंग? सो इसकी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि इसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम के पास कि वो क्या करता है कि वो एडहेरेंस करता है साइटो एडिशंस प्रॉपर्टी है इसके अंदर। वो क्या करता है, जो भी माइक्रोवेस्कुलेचर्स होते हैं, जैसे ब्रेन की माइक्रोवेस्कुलेचर्स हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर सेरेब्रल आर्टरी तो बड़ी आर्टरी, फिर उसके बाद आगे चल के माइक्रोवेस्कुलेचर्स होते हैं। तो माइक्रोवेस्कुलेचर्स के अंदर वो इस तरीके से जो फेल्सीपैरम मलेरिया
फेल्सीपेरम जो बाइंड हो जाता है आरबीसी के साथ, अब इन्फेक्ट हो गया आरबीसी, तो उस इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर वो ऐसी प्रॉपर्टी डाल देता है कि वो साइटो एडिजेंस कर देता है माइक्रोवेस्कुलेचर के साथ। अब वो जैसे ही साइटो एडिजन माइक्रोवेस्कुलेचर के साथ करेगा तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे स्लगिश ऑफ द ब्लड फ्लो हो जाएगा ब्रेन के अंदर, और स्लगिश ऑफ द ब्लड फ्लो होगा तो वो क्या करवाएगा, इस्कीमिया करवाएगा। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की भी टेंडेंसी होती है। जब ब्लड ब्रेन के बैरियर क्रॉस होगा तो हमारे पास जितने भी टॉक्सिन से मलेरिया के वो सारे के सारे ब्रेन में जाएंगे और सारे के सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे। अब सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? पेशेंट जो है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस के साथ आएगा, सीजर्स के साथ आएगा। वाई देयर इज सीजर्स इन द सेरेब्रम मलेरिया? तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वजह हो सकती है वो ये है कि पेशेंट जो है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से उसको सीजर्स हो रहे हैं। दूसरी चीज़, उस पेशेंट को क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर क्रेनियल फेल्सीज होंगी, वही इन्फ्लेमेशन की वजह से। सही है, रेज रेसिपी मिल सकता है। आई के अंदर, रेटाना के अंदर रॉथ स्पॉट्स मिल सकते हैं, क्योंकि रेटाना की भी माइक्रोवेस्कुलेचर के अंदर वो जाके सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द आरबीसी करवाता है। जैसे ब्रेन के अंदर जब सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द आरबीसी करवाता है तो वहाँ पे हेमोरेज करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट को रॉथ स्पॉट्स आई के अंदर मिलते हैं। सही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक्यूट किडनी इंजरी, तो वाई एक्यूट किडनी इंजरी हमारे पास मलेरिया के अंदर हो रही है। तो एक्यूट किडनी इंजरी की वजह भी यही है कि पेशेंट जो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम वाला वो साइटो एडिजेंस करेगा, किसके साथ? माइक्रोवेस्कुलेचर के साथ, किसकी? रीनल आर्टरी माइक्रोवेस्कुलेचर के साथ, और हमारे पास वहाँ पे स्लगिश ऑफ द ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो सही आएगा नहीं, और वो पेशेंट जो है एक्यूट किडनी इंजरी के साथ प्रेजेंट करेगा। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये कि बहुत ज़्यादा थर्ड स्पेसिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट को ओलिग्यूरिया और एनयूरिया होगा। सही है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा हेमोलाइसिस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लैक वाटर फीवर डेवलप होता है। ब्लैक वाटर फीवर डेवलप कैसे होता है? जब हेमोलाइसिस होता है आरबीसी होगी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हेमोग्लोबिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और जब हेमोग्लोबिन रिलीज होगा तो वो इतना ज़्यादा अमाउंट में किडनी से एक्सक्रीट होने की कोशिश करेगा कि वहाँ पे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज उनको डैमेज करेगा, जिसकी वजह से यूरिन जो होगा वो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वाई? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह भी यही है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पेशेंट इसलिए जाता है क्योंकि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही। किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर जाएगा, और जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर जाएगा तो कंपनसेट करेगा टैकीपेनिक होने की, कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेके जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रिटेन हो रही है उसको निकालने की कोशिश करे, तो पेशेंट साथ साथ टैकीपेनिक भी हुआ। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए हुआ क्योंकि इन्फेक्टेड जो मलेरिया है वो क्या करता है, वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्टोर को यूटिलाइज करता है अपनी एनर्जी के लिए, तो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप करेगा। और इसके अलावा क्या करता है, हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी कम कर देता है बॉडी के अंदर, क्योंकि लिवर को भी डैमेज कर रहा होता है। इसके अलावा रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ARDS, मल्टी ऑर्गन फेलियर करवाता है मलेरिया। तो ARDS क्यों हो रहा है? ARDS भी इसी वजह से हो रहा है कि हमारे पास क्या करता है, लंग्स की कैपिलरीज के अंदर जाके मलेरियल पैरासाइट वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके वही एडिजेंस करवाते हैं। इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होती है, और इसकी वजह से वो वहाँ पे इन्फेक्शंस और एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करवाता है। बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करवा देता है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज ऑस्कुलर परमिलिबिलिटी करवा देता है कि पेशेंट जो हैं वो पल्मोनरी एडिमा के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे फीचर्स हैं। एक और चीज़, सीवियर एनीमिया होता है। एनीमिया मैंने आपको बताया क्यों हो रहा है, सारा पैथोफिजियोलॉजी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सीवियर एनीमिया <7.0 हेमोग्लोबिन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया हो सकता है पेशेंट को। सही। स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग और ब्लीडिंग, इसकी दो वजह हो सकती हैं, एक तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और दूसरा DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर चल रहा होता है, हमारे पास सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं, कहाँ पे? फालतू जगहों पे। और जब हमारे पास जो ज़रूरत की क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जब सारे इस्तेमाल हो गए तो पेशेंट जो होगा DIC के साथ प्रेजेंट करेगा। स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग जो है, अच्छा, दूसरी चीज़ जो होती है वो हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों हो रहा है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पेशेंट जो हैं प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि जब हमारे पास मलेरियल पैरासाइट बॉडी के अंदर आता है तो कुछ मलेरियल पैरासाइट मिमिक्स कर जाते हैं प्लेटलेट्स के साथ। तो बॉडी समझती है ये भी एज अ फॉरेन बॉडी है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और उसको डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती है। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि हमारे पास बोन मेरो की सप्रेशन होना शुरू हो जाती है। एक बोन मेरो जो है उसका काम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्लेटलेट्स जो हैं कम होते हैं। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि जब हमारे पास आरबीसीज जो सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं तो माइक्रोवेस्कुलेचर के अंदर थोड़ा बहुत ट्रॉमा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कंजप्शन हो रही होती है प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा होता है। हाइपोवॉलीमिया और शॉक क्यों हो रहा है? वो इसी वजह से हो रहा है, जब भी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज वेजोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी हो रही होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो सारा का सारा लॉस हो रहा होता है, तो बॉडी के अंदर पेशेंट को हाइपोवॉलीमिया और शॉक के अंदर।
पैरासाइटीमिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ब्लड के अंदर ग्रेटर देन 2% पैरासाइटीमिया है शाइजोन्स का, तो इसका मतलब है पेशेंट की प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर ग्रेटर देन 2, अगर लेस देन 2 है तो वो अनकॉम्प्लिकेटेड के अंदर होगा, अगर ग्रेटर देन 2 है तो वो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के अंदर आ जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करें तो ब्रुसेलोसिस, टाइफाइड फीवर, डेंगू फीवर, उसके अंदर भी वही सारी की सारी फीवर पैटर्न मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोमीरिया मिलता है और हमारे पास एनीमिया मिलता है। येलो फीवर हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करें तो थिक एंड थिन फिल्म हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वही है। थिक फिल्म और थिन फिल्म में क्या होता है, हम लोग जिम्सा स्ट्रेन करते हैं, माइक्रोस्कोप ब्लड सैंपल लेते हैं, उसके अंदर जिम्सा स्ट्रेन डालते हैं, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। जो पहली जो थिक फिल्म है वो हमारे को बताती है कि मलेरियल पैरासाइट मौजूद है भी या नहीं है, तो थिक फिल्म ये बताती है। थिन फिल्म हमारे को ये बताती है कि कौन से मलेरिया की स्पीशी है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेले या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। दूसरा हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है वो आईसीटी मलेरिया इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी रैपिड टेस्ट है, बहुत ज़्यादा थोड़ी देर के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, बता देता है। दूसरा एक होता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि हमारे पास इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, पर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हिस्टिडिन रिच प्रोटीन 2 और प्लाज्मोडियम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, जो कि हमारे पास इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर हमारे को मिलता है पेशेंट के ब्लड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें एंटीजन है किसकी, मलेरियल पैरासाइट की, तो ये दोनों चीज़ें हमारे को ब्लड के अंदर मिलेंगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम फुल ब्लड काउंट करवाएंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पेशेंट जा रहा है, इसके अलावा किडनी फेलियर के अंदर पेशेंट जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फुल ब्लड काउंट के अंदर हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, एनीमिया मिलेगा और हमारे पास हेमेटोक्रिट जो है वो इंक्रीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है पेशेंट को। बोन प्रोफाइल करवाएंगे, सीआरपी करवाएंगे, सीआरपी इज इन्फ्लेमेटरी मार्कर, एलडीएच इज ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी मार्कर, वीनस ब्लड गैस करवाएंगे, ब्लड ग्लूकोज करवाएंगे, क्योंकि पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर भी जा रहा होता है। मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट को हम लोग अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम मलेरिया के अंदर और कॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम मलेरिया के अंदर। तो अब हम लोगों ने क्या क्राइटेरिया बनाया, क्राइटेरिया ये है अनकॉम्प्लिकेटेड के, तो पैरासाइटीमिया अगर ग्रेटर देन लेस देन 2% है, अगर लेस देन 2% है और शाइजोन्ट फिल्म में नहीं मिले हमारे को, और कोई क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन लाइक सेरेब्रम मलेरिया, एक्यूट किडनी इंजरी, इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसी चीज़ हमारे को नहीं मिल रही या हमारे को ब्लैक वाटर फीवर नहीं मिल रहा, तो हम लोग इसको अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम मलेरिया के अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट लाइन ऑप्शन जो होता है आर्थिमेटर और लुमेफेंट्रिन होता है, जो कि हमारे पास जैनम के नाम से टैबलेट आती हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 80/480 हम लोग अडल्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, 4 टैबलेट्स ओरली। अच्छा, 4 टैबलेट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका पावर कम है। अगर हम लोग 80/480 देंगे तो इसका पावर, इसकी टैबलेट हो जाएगी 1। अब 1 टैबलेट जो है हम लोग एट अ टाइम ऑफ, जब हम लोगों ने उसको डायग्नोस किया, उसके बाद हम लोग उसको बोलेंगे 8 घंटे बाद लें फर्स्ट डोज के, फिर 8 घंटे बाद से फिर 24 घंटे बाद, और फिर 24 घंटे बाद से फिर हम लोग 36 आवर्स के बाद, और फिर 48 आवर्स के बाद, और फिर 60 आवर्स के बाद। तो इस तरीके से हम लोग इसका डोज लेके चलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की, तो पैरासाइटीमिया अगर ग्रेटर देन 2% है तो हमारे पास फेल्सीफेरम मलेरिया कॉम्प्लिकेट हो गया। शाइजोन्ट्स फिल्म के अंदर शाइजोन्ट्स मिले, क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन सेरेब्रल मलेरिया हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो गया। अब हम लोग उसकी जो है मैनेजमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। उसके अंदर हम लोग इंट्रावीनसली हम लोग उसको आर्टिसुनेट देंगे। आर्थिमेटर और ल्यूमेफेंट्रिन ओरली है, आर्टिसुनेट जो है वो इंट्रावीनसली है। तो उसको हम लोग कैसे देंगे, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, उसके बाद 12 आवर्स के बाद, उसके बाद 24 आवर्स के बाद, और उसके बाद वंस डेली। अच्छा, अगर पेशेंट जो है इस कंडीशन के अंदर स्टेबल हो जाता है तो हम लोग उसको फिर ओरल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे आर्थिमेटर और ल्यूमेफेंट्रिन के अंदर। सेकंड लाइन ऑफ ऑप्शन क्यूनिन डाइहाइड्रोक्लोराइड है। मैनेजमेंट ऑफ नॉन फेल्सीफेरम मलेरिया, जो कि हमारे पास प्लाज्मोडियम विवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोक्विन देते हैं ओरली 600 मिलीग्राम, जो कि हम लोग पहले देते हैं, फिर उसके बाद 300 मिलीग्राम हम लोग 6 आवर्स के अंदर, और फिर 150 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 2 डेज। तो इसका 3 डेज़ का सिर्फ कोर्स होता है जो कि हम लोग पेशेंट को देते हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल जो है वो अपने हिप्नोजाइड्स को कहाँ रख देते हैं, लिवर के अंदर रख देना। अब जब वो अपने हिप्नोजाइड्स को लिवर के अंदर रखेंगे तो हमारे को उसके लिए भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमैक्विन। प्राइमैक्विन क्या है, ये हमारे पास एक ऐसी ड्रग है जो कि हिप्नोजाइड्स जो लिवर के अंदर मौजूद होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, और वो हम लोग फॉर 14 डेज देते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद हम लोग 14 डेज़ के लिए क्या देते हैं, प्राइमैक्विन देते हैं। पर प्राइमैक्विन को देने से पहले हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि G6PD डेफिशिएंसी तो नहीं है पेशेंट को। तो G6PD डेफिशिएंसी एज अ एक्स लिंक इनहेरिटेंस है, तो ज़्यादातर मेल के अंदर कॉमन होती है। मेल के अंदर कॉमन है, तो हम लोग मेल के अंदर पहले सबसे पहले G6PD का लेवल चेक करवाएंगे। अगर उसका G6PD लेवल नॉर्मल है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको प्राइमैक्विन इजीली दे सकते हैं। अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो फिर अंडर या तो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन या हम लोग उसको नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिडली हेमोलाइसिस वो करवाएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग आर्टिसोनेट वाली ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्यूनिन वगैरह दे सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर ऑल्सो इट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस एंड लीड टू डेथ इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट। ओके, सो ये सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाफिज़।